हाँ जी, तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है। सर्कुलर मोशन का ही है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे डायग्राम में क्या है, फिर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इसमें कह रहा है कि एक छोटा सा मास है। मास को क्या है, मान लेते हैं एक कंचा है, मार्बल है ना, ग्लास का मार्बल है, और वो एक कोन के अंदर रोटेट कर रहा है ना। कोन बड़ा सा है, कहीं भी घूम सकता है। और अभी मान लेते हैं किसी पोजीशन पे हमारी बॉल ये यहाँ पर है। ये सपोज दैट ये छोटी सी बॉल है रेड कलर की, ये इस पे घूम रही है। अच्छा, घूमने का तरीका क्या होगा? तो घूमेगी कैसे? जब इसको रोटेट करेंगे तो उसका पाथ होगा। इस रेड कलर की जो बॉल है, इसका जो पाथ है वो ये पाथ है। बात समझ में आ रही है ना? इस पाथ पर ये ऐसे करके, इस पाथ पर ये इस टाइप से रोटेट कर रहा है, इधर से जाके और इधर आ रहा है। जैसे जाहिर सी बात है, कोई पूछे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कोन के सेंटर है, ये जो कोन के सेंटर से गुजर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ना। इतनी बात समझ में आ गई। और इस समय जो इसकी हाइट है, हाइट कहाँ से, जो h दिया गया है 9.8 सेंटीमीटर, ये इसका जो वर्टेक्स है कोन का, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको मालूम है, ये कुछ दिया गया है 9.8 सेंटीमीटर। इसको देख लेंगे, बाद में कर लेंगे क्या करना है इसका, ठीक है ना। इतनी कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। चलिए, अच्छा, अब इसी मास को अगर हम ऊपर से देखना चाहें, टॉप व्यू से देखें, तो थोड़ा सा मामला ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि 3D फिगर में थोड़ी सी दिक्कत रहती है देखने में। ऊपर से देखें तो कुछ ये टॉप व्यू से एक सर्किल दिखाई पड़ेगा आपको, है ना। और उस सर्किल में क्या दिखाई पड़ेगा कि एक मास होगा, एक मास जो कि यहाँ पे है, और ये इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोशन कर रहा है। और इस समय इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो v होगी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, और इसके बीच का जो रेडियस होगा, उसके जो बीच का रेडियस होगा, इसको हम लोग कह रहे हैं स्मॉल r। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो बाकी सर्कुलर मोशन में आप सब चीज़ें जानते ही हो कि कैसे काम करने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बॉल पर कौन कौन से फोर्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काम कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और कुछ मत देखिएगा। अभी बॉल का वेट भी नीचे काम करेगा, वेट को हम लोग दूसरे डायग्राम में देख लेंगे। तो ध्यान से देखें तो इस बॉल को अगर मैं अलग से बना लेता हूँ, ये हमारे पास बॉल है ना। तो इस पर एक तो फोर्स काम कर रहा होगा, जो ये जो दीवार है, जो कोन की रेड कलर की बाउंड्री है, उस बाउंड्री और इसके बीच में एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। ये बाउंड्री हुई, है ना, ये बाउंड्री हुई, और इसके बीच में एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा। बॉल बाउंड्री को पुश करेगा, बाउंड्री वॉल को पुश करेगी, कुछ कहानी ऐसे बनेगी, ऐसे। ये क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन। ये इस कोन की बाउंड्री ने, ये जो कोन की बाउंड्री है, इस बाउंड्री ने इस पर फोर्स लगाया। हाँ, इतना ही फोर्स इसने इस पर भी लगाया होगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर हमें केवल बॉल की बीडी बनानी है तो केवल जो बॉल पे फोर्स लग रहा है वही देखना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात, इसका मतलब बाकी चीज़ों को हटाना ठीक रहेगा, हटा देते हैं। ये बाकी चीज़ें हट गई, इसको हटा देना ठीक है, ये भी हट गया। एक फोर्स तो हो गई नॉर्मल रिएक्शन। दूसरे फोर्स की बात क्या करें? क्योंकि ये एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो बाहर की तरफ इस पर एक फोर्स लगेगा, जिसको आप बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये एक फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इसको आप बोलोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? या तो आप लिखिए mr ओमेगा स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि आपको मालूम है v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। यहाँ तो कोई समस्या तो है नहीं किसी को। इसका मतलब अगर मैं फाइनली अपने बॉल को हॉरिजॉन्टली प्लेन पर दोबारा से साफ साफ तरीके से देखूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस बॉल पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक इस तरफ काम कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, ऊपर से देख रहे हैं टॉप व्यू से, और एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, जिसको आप कह रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम तो केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आपको दिखाई पड़ेगा जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तब, ठीक है ना। ऊपर से देखें तो इस तरह से एक फोर्स दिखाई पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बॉडी का जो वेट होगा mg नीचे लगेगा, और एक फोर्स इसमें mg और ऐड हो जाएगा। अब इसी को समझते हुए अगर हम लोग अपने रियल डायग्राम में चलते हैं, तो रियल डायग्राम में क्या है? रियल डायग्राम में दिक्कत इस बात की है
कि ये जो रिएक्शन अपने पास आ रही है, ये जो वॉल लगा रहा है, क्योंकि अपना ये जो वॉल की दीवार है ये तो इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड है, तो रिएक्शन हॉरिजेंटल नहीं होगी। रिएक्शन ऐसे ना होके, अगर हमें लग रहा है रिएक्शन हॉरिजेंटल होगी, तो हॉरिजेंटल ना होके ये रिएक्शन कुछ इंक्लाइंड होगी, है ना। वही रिएक्शन जो आपने इस फिगर में देखा है, ये जो रिएक्शन आपने देखा है, इसी रिएक्शन को मैं अगर यहाँ दिखा रहा हूँ तो ये रिएक्शन आपको एक इंक्लाइंड फॉर्म में दिखाई पड़ेगी। क्यों? बस इसलिए क्योंकि ये जो बाउंड्री है कोन की, ये इंक्लाइंड है। देखिए ना, परपेंडिकुलर से कुछ थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड होगी ही होगी, तो ये बाउंड्री बाहर की तरफ ऐसे करेगी। अब अगर 3D में इस फिगर को देखें तो क्या दिखाई पड़ेगा कि ये रिएक्शन तो उधर चली गई। अच्छा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे आप कह रहे हो, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक है, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, इसी के अबाउट ये एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो इसका मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हम लोग बात कर रहे थे इस फिगर में, इसकी जो बात कर रहे थे, वो इस फिगर में अगर देखा जाए तो कहाँ दिख रहा होगा, ये बिल्कुल हॉरिजेंटल बाहर की तरफ दिख रहा होगा, mv² r। तो अभी कितने फोर्स दिखाई पड़ गए, एक r दिखाई पड़ गया, एक mv² r दिखाई पड़ गया। हाँ, अब एक फोर्स और पिक्चर में आपको दिखाई पड़ेगा जो कि इसका वेट होगा। उस वेट को ले लें तो वेट नीचे की तरफ काम करेगा और ये आपका काम करेगा mg, है ना। तो इतने फोर्स आपको दिखाई पड़ गए ना, mg दिखाई पड़ गया, mv² r दिखाई पड़ गया और r दिखाई पड़ गया। mv² r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो कोई पूछेगा अरे सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये जो यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है, यही इस समय यहाँ पे एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। यही यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, जिसको मैं FCP लिख देता हूँ। CP का मतलब सेंट्रीपिटल, और ये क्या है, FCF लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमेशा mv² r ही रहता है, लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। कभी आपको टेंशन ऐसा काम करता हुआ दिखाई पड़ेगा, कभी रिएक्शन ऐसा काम करता दिखाई पड़ेगा, कभी फ्रिक्शन फोर्स ऐसा काम करता दिखाई पड़ेगा। तो ये आपको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों ही फोर्स आपको इसमें मिल रहे हैं ना। ये आपको सेंट्रीपिटल भी मिलेगा और सेंट्रीफ्यूगल भी मिलेगा। हाँ, इस डायग्राम में जब आप आएंगे ना तो टोटल ये जो R है, ये R पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि R के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। R के दो कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा क्योंकि इंक्लाइंड है ना। अगर ये वर्टिकल वॉल होती तब तो ऐसा हो जाता कि टोटल R सेंट्रीपिटल फोर्स होता, लेकिन ये इंक्लाइंड होने के कारण R का एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। इतनी बातें क्वेश्चन को समझने में आ गई। ये चार फोर्स लग जाएंगे, R के दो कंपोनेंट और mg और mv²r। इन चारों फोर्सेस की मदद से अपना ये जो मार्बल है ना, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहेगा। इतना अगर बात समझ में आ जाती है तो केवल अपने को बस एक इक्वेशन बनानी है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, और सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब सॉल्व करते हैं, बहुत टाइम ना लिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा खिसका के अंदर कर दें, छोटा कर दें। ये अपना क्वेश्चन यहाँ आएगा, रखा रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। और ये जो फिगर है, इस फिगर को थोड़ा ढंग से एक बार देखा जाए तो मैंने यहाँ पे देखिए बना के रखा हुआ है। ये फिगर आपको सही से दिखने लगेगा। ये देखिए दिखने लगा। यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल कोन के टॉप पे है। ऐसा लग रहा है कि कोन के टॉप पे है, तो कोन के टॉप का मतलब नहीं है। ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यही वाला पॉइंट मैं यहाँ पे यहाँ दिखा रहा हूँ, है ना। ये कोन और लंबा भी इधर और इधर हो सकता है। ये कोन ऐसे करके ऐसे हो सकता है ना, लेकिन इसी का डायग्राम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो अब थोड़ा सा समझने में इजी हो गया, नहीं हो गया, है ना। वो सारी बातें जो मैंने की, R के दो कंपोनेंट होंगे और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, नीचे वेट लगा, mj इसका वेट लगा नीचे की तरफ। देखिए नीचे वेट हो गया, mv²r हो गया, R हो गया, R के एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, दो कंपोनेंट हो गए। थोड़ा सा डायग्राम सही दिखने लगेगा, है ना। चलिए अब हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सब हटा देते हैं, है ना। ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए रखा था, ठीक है। आइए इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हट गया।
अब अपना जो फिगर है ये फिगर काम का है, सारी कैलकुलेशन सारे चीज़ें हम लोग इसी पर करते हैं। ओके, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखें बेटा, ठीक है। क्या दिखाई पड़ रहा है कि एक अपने पास कोण है और इस पर हमें सारे कैलकुलेशंस करनी है। तो देखिए भाई, कैलकुलेशन क्या हुई, ये जो कोण है इसका हाफ एंगल अल्फ़ा है। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये जो ऊपर आर का एंगल होगा वो भी अल्फ़ा ही होगा। कैसे, ये एंगल अल्फ़ा मिल गया, ये देखिए ये एंगल 90 मिल गया, ये एंगल मिल गया 90 माइनस अल्फ़ा, है ना। और क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है ना। तो पूरा पूरा एंगल ये 90 होगा, 90 में से 90 माइनस अल्फ़ा कम कर देंगे तो ये निकल आएगा अल्फ़ा। इस तरीके से ये सारी बातें समझ में आ गई कि यहाँ पे ये जो एंगल अल्फ़ा है सिंपल ज्योमेट्री क्लास 9-10 की है, उसके बेसिस पे काम किया। तो आर कॉस अल्फ़ा, आर साइन अल्फ़ा। अब क्या करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे, दैट इज़ आर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा, जो ऊपर फोर्स गया है वो इक्वल टू किसके होगा, एम जी के होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आर कॉस अल्फ़ा लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, तो आर कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू किसके होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के होगा। ये बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आर से आर कट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा टैन अल्फ़ा, ये होगा टैन अल्फ़ा, एम से एम कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, और क्या हो जाएगा, g डिवाइड बाई वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आर जी डिवाइड बाई वी स्क्वायर, है ना, आर जी डिवाइड बाई वी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, अपने को तो कहते हैं वी स्क्वायर निकालना है। खैर इतनी बात समझ में आ गया है, अभी आगे काम कर लेते हैं। इसको कहानी को थोड़ा सा छोटा करके रख लें, है ना। चलिए, ये इतनी बात समझ में आ गई ना कि यहाँ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू इतना आ गया। अच्छा, अब जरा अल्फ़ा की बात कर लें, अल्फ़ा कैसे निकलेगा। अल्फ़ा ध्यान दीजिए, तो अल्फ़ा देखिए, अगर इस ट्रायंगल में आप ध्यान दें, ये जो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, ये ट्रायंगल दिखा सभी को, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है ना। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और ये ऐसे करके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना है, h है, और ये कितना है, r है। तो अगर हम अल्फ़ा निकालना चाहें तो tan अल्फ़ा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया स्मॉल r और ये हो गया h। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बात भी क्लियर हो गई। इसका मतलब tan अल्फ़ा की वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं, दैट विल बी r अपॉन h इज इक्वल टू आर जी अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है ना। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास कहते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, r से r कैंसिल, ये हो गया g इंटू एच। इतनी बात समझ में आ गई कि वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, g इंटू एच। इसका मतलब v इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट जी एच। इतनी छोटी सी कहानी अगर समझ में आ गई है तो फिजिक्स ख़त्म हो चुकी है। अब केवल बचता क्या है, केवल बचता है मैथ, भी निकल चुका है। जी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 9.8 लेना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जी की वैल्यू के लिए कहा है 9.8 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ये हाइट दिया गया है वो 9.8 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना है वो सेंटीमीटर में या मीटर में है, यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अब तो हम लोग वी निकाल सकते हैं ना, अब वी निकाल सकते हैं, वी निकाल लिया जाए, ठीक है। वी निकालते हैं, आइए। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी और आर। तो ये हो गया 9.8 जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड, एच की वैल्यू दी गई है सेंटीमीटर में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो मीटर में हो जाएगा 9.8 डिवाइड बाई 100, ये कर देंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़रा सॉल्व करके देखिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी, मैंने करके रखा हुआ है, तो 0.98 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इस हाइट पर 9.8 सेंटीमीटर हाइट पर इस कोन में इसको घुमाना है तो इतनी स्पीड से, लीनियर स्पीड से हमें घुमाना पड़ेगा। ये हमने निकाल के रख दिया मास का ये एंगुलर स्पीड,
ठीक है। हाइट मालूम है तो हम लोग कहते हैं tan अल्फा से रेडियस निकाल सकते हैं। कोई अगर एंगुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी कोई पूछे तो हमें मालूम है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल टू निकल जाएगा v बाई आर से। इसमें v और r की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन छोटा सा ही था, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, लेकिन ठीक है, समझ में आ गया। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हम लोग उसको करके आपको दिखा पाएँ, दे पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू।